हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस डीप डाइव। तो आज के इस लेक्चर में हम अपनी कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज़ का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। और अभी तक अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसको देख लो और इसके बाद आपको पार्ट 4 स्टार्ट करना है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। और एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हाँ, तो पूरा एंशिएंट हिस्ट्री जो है हम यहाँ पे सिर्फ 33 पेजेस में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो 33 पेजेस मतलब जो हम यहाँ पे कंटेंट पढ़ने वाले हैं ना, ये प्योर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, राइट। कि मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं जो कि एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो प्योर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम पेजेस में हमने यहाँ पे पूरी कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज़ को यहाँ पे जो है कंसोलिडेट किया 33 पेजेस में, राइट। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये सफिशिएंट नहीं है, ये मोर देन सफिशिएंट है कंटेंट, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी, पीसीएस या फिर एसएससी, तो ये मोर देन इनफ है कंटेंट, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि ये कंटेंट पढ़ो, ठीक है। जो मैं वीडियोस करवा रही हूँ इसको पढ़ो और अपने पीवाईक्यू लगाओ, ठीक है। क्योंकि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लगाओ और देखो कि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ठीक है। आपके यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये जो कंटेंट है वो बहुत ही रिच कंटेंट है, ठीक है। और चलो तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपना लेक्चर लेटर वैदिक पीरियड से, ठीक है। अब देखो लेटर वैदिक पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो इस टाइम पे हुआ था वो था कि डिस्कवरी हुई थी आयरन की, ठीक है। किस समय पे, तो अराउंड 1000 BC के आसपास मार्क द बिगिनिंग ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि आयरन की डिस्कवरी होती है लेटर वैदिक पीरियड में। अब देखो यूपीएससी ने ना यहाँ से एक पीवाईक्यू पूछ रखा था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ पे आयरन, वहाँ के जो लोग थे उनको आयरन की नॉलेज थी या नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब जो हमारा आयरन है इसकी खोज ही लेटर वैदिक पीरियड में हुई है तो आईवीसी के पीपल को इसकी नॉलेज नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है कि जो आयरन है इससे पहले, मतलब लेटर वैदिक पीरियड से पहले के जो भी हमारे, मतलब जो भी हमारा जैसे आईवीसी है या फिर हमने क्या पढ़ा था, अर्ली वैदिक पीरियड हो गया, ठीक है, चालकोलिथिक पीरियड हो गया, वहाँ सब में लोगों को जो है आयरन की नॉलेज नहीं होगी क्योंकि आयरन की डिस्कवरी ही लेटर वैदिक पीरियड में हुई है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहाँ से बनेगा, ये कि आयरन किस समय पे डिस्कवर हुआ था, लेटर वैदिक पीरियड में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो कि पीवाईक्यू है कहाँ का, बीपीएससी और यूपीपीसीएस का, कि जो पहली बार आयरन की जो डिस्कवरी की गई थी वो किस जगह से की गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर है कि डिस्कवर फ्रॉम अतरंज खेड़ा, जिसको खेड़ा भी बोलते हैं, और ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। पहली चीज़ आयरन कब हुआ था डिस्कवर, लेटर वैदिक पीरियड में। दूसरा, इसकी डिस्कवरी कहाँ से हुई थी, तो अतरंज खेड़ा, जिसको खेड़ा भी बोलते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, ठीक है। ये मान लो इंडिया है, ठीक है। अब स्टार्टिंग में जो आयरन्स आए थे ना ये सिर्फ नॉर्थ वेस्ट पार्ट में थे, मतलब ये जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है ना यहाँ पे सिर्फ ही ये कॉन्सेंट्रेटेड थे, ठीक है। लेकिन लेटर क्या होगा, अब आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे थे, जैसे कि देखो आगे, जैसे अगर हम ईस्टर्न पार्ट की बात करें अपने इंडिया की, तो वहाँ पे क्या है, मतलब फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, या फिर सेंट्रल पार्ट पे भी जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो उससे पहले ये लोग क्या कर रहे थे, आयरन से पहले ये लोग वुड का यूज़ करते थे, लकड़ी का यूज़ करते थे। अब लकड़ी से तो आप पेड़ नहीं काट सकते, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, जैसे मतलब और क्या था, इनके पास ब्रॉन्ज था, ठीक है, ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे, कॉपर का यूज़ करते थे, बट स्टिल वो इतने शार्प टूल्स नहीं थे कि वो उनसे हम फॉरेस्ट काट सकें, ठीक है। अब जब आयरन की डिस्कवरी हो जाएगी लेटर वैदिक पीरियड में तो इनके पास जो आयरन है ये एक बहुत ही शार्प टूल है। तो ये क्या करेंगे, जो गैंजेटिक प्लेन वाला जो एरिया हमारा, जैसे कि ईस्टर्न और जो सेंट्रल पार्ट है उसके जो फॉरेस्ट है उसको क्लियर करेंगे ये, ठीक है। अब उसको क्लियर करने के बाद क्या होगा, वेरी फर्टाइल लैंड वाज अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। अब क्योंकि ये जो लैंड है मतलब ईस्टर्न पार्ट का, जो कि आज का बिहार और उत्तर प्रदेश वाला पार्ट हो गया, ठीक है, और नीचे सेंट्रल पार्ट हो गया, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा ईस्टर्न वाला प्रॉपर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत फर्टाइल लैंड है, गैंजेटिक प्लेन वाला, ठीक है। तो इनको क्या होगा, ये एग्रीकल्चर ईजी रहेगा क्योंकि इनको बहुत ही फर्टाइल लैंड मिल जाएगा, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए। जब ये क्या करेंगे, जो फॉरेस्ट है उसको कट करेंगे आयरन टूल की हेल्प से, ठीक है। अब विद दिस आयरन फर्दर पेनिट्रेटेड इनटू ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, ठीक है। तो वही मैंने बताया कि जब ये क्या करेंगे, उसको आयरन से जब अपना कट करेंगे फॉरेस्ट वगैरह, तो ये पहले तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ही कंसंट्रेटेड है, लेटर फिर ये क्या करेंगे, ईस्टर्न पार्ट में और सेंट्रल पार्ट में भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो लेटर वैदिक पीरियड में जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है उसको बोला गया ब्रह्मवत, क्या बोला गया, ब्रह्मवत। नॉर्थ पार्ट को बोला गया आर्यवत और ईस्ट पार्ट को बोला गया पूर्वाखंड, ठीक है। सेंट्रल पार्ट को बोला गया मध्य देश, ठीक है। तो ये याद रखना है, किसके लिए, एमसीक्यू के लिए ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट,
अब देखो, अब जो लेटर वैदिक पीरियड है ना, वहाँ पे मेंशन किया गया है गंगा और यमुना रिवर को, ठीक है। तो गंगा और यमुना रिवर का भी मेंशन किया गया है, बट जो सबसे ज़्यादा मेंशन किया गया है वो रिवर है गंडक। तो गंडक रिवर को मेंशन किया गया है, जिसको बोला गया है सदनीरा रिवर, ठीक है, सदनीरा रिवर। तो इसको सबसे ज़्यादा मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है अगेन। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि पॉलिटी, ठीक है। तो लेटर वैदिक पीरियड में जो पॉलिटी थी वो कैसी थी। अब देखो, हमने जो है अर्ली वैदिक पीरियड में क्या डिस्कस किया था कि जो उस समय पे जो आर्यन ट्राइबल कम्युनिटी थी उसका जो हेड होता था वो होता था राजन, ठीक है। अब ये जो राजन होता था, इसको 3 पॉलिटिकल असेंबली थी उस समय पे, जिसका नाम था सभा, समिति और विदत। ये तीनों क्या करती थी, एडवाइस करती थी किसको, राजन को, ठीक है। तो अर्ली वैदिक पीरियड में। लेकिन अब इस समय पे क्या होगा, जो पोजीशन है राजन की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ राजन बिकम मच मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन ये जो 3 असेंबली थी, सभा, समिति और विदत, तो यहाँ पे जो विदत है ना वो कम्प्लीटली डिसअपेयर हो गई है, ठीक है, कम्प्लीटली डिसअपेयर हो गई है। और जो सभा समिति हैं उन्होंने अपनी जो रिलेवेंस है वो लॉस्ट कर दी है, ठीक है। अब ये इतनी रिलेवेंट नहीं रही हैं सभा समिति, और जो विदत है वो तो कम्प्लीटली डिसअपेयर ही हो गई है, ठीक है। अब देखो, इस पीरियड में ना हमें एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि जो विमेंस की जो कंडीशन है वो थोड़ी डिग्रेड होगी, ठीक है। जैसे कि हमने वहाँ पे क्या देखा था कि जो सभा और जो विदत थी, वहाँ पे महिलाएं जो थी वो पार्टिसिपेट कर रही थी, मतलब मेंबर थी। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि विदत तो कम्प्लीटली डिसअपेयर हो गई, तो महिलाएं तो यहाँ से निकाल ही दी जाएंगी, ठीक है। और सभा से भी महिलाओं को क्या किया गया है, इविक्ट कर दिया गया है। तो विमेन इविक्टेड फ्रॉम असेंबली ऑफ सभा, ठीक है। तो सभा से भी महिलाओं को इविक्ट कर दिया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट फिर ये है कि जो प्रीस्टली क्लास है ना, उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो प्रीस्टली क्लास की जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और ये क्या कर रहे हैं, एड एंड एडवाइस कर रहे हैं राजन को, ठीक है। तो प्रीस्टली क्लास अज्यूम वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एडिंग एंड एडवाइजिंग राजन, ठीक है। तो इनकी जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, ठीक है। फिर टू कन्फर सुप्रीम पावर टू राजन, प्रीस्टली क्लास डिवाइस रिचुअल सेक्रीफाइसेस एज, ठीक है। आप देखो, कुछ यहाँ पे ना जैसे रिचुअल सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए जाएंगे, जैसे जिसमें सबसे पहला है हमारा राजसूया। राजसूया क्या है कि ये एक टाइप की कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी है, ठीक है, जहाँ पे एक्सेशन ऑफ राजन किया जाएगा टू थ्रोन हैपन विद ब्लेसिंग्स ऑफ प्रीस्टली क्लास। बेसिकली हमें बस इतना याद रखना है एग्जाम के लिए कि जो राजसूया है ना, इसका मेन पर्पस था राजा को एक सुप्रीम रूलर के रूप में एस्टैब्लिश करना और उसकी अथॉरिटी को सबके सामने एक्सेप्ट करवाना था, ठीक है, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ प्रीस्टली क्लास, ठीक है। प्रीस्टली क्लास की ब्लेसिंग्स के साथ क्या करना था, जो राजा है उसकी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करना था, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा वाजपेया। वाजपेया क्या था, ये एक टाइप का स्पोर्ट्स इवेंट होता था, ठीक है, स्पोर्ट्स इवेंट जहाँ पे चैरियट रेस वॉज टू बी ऑर्गेनाइज, ठीक है। आफ्टर द एंड ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट अ ग्रैंड फीस्ट वॉज थ्रोन टू पब्लिक। तो बेसिकली वाजपेया में क्या होता था कि एक स्पोर्ट्स इवेंट करवाया जाता था, उसके बाद एक ग्रैंड फीस्ट ऑर्गेनाइज कराई जाती थी पब्लिक के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाजपेया। नेक्स्ट हमारा अश्वमेध यज्ञ। अब ये अश्वमेध यज्ञ के बारे में तो काफ़ी लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, ये एक तरीके का रिचुअल सेक्रीफाइस है, ठीक है, जो कि एसोसिएटेड था किसके साथ, टेरिटरी एक्सपेंशन। तो यहाँ पे जो राजा होता था वो क्या करता था, वाजपेया यज्ञ से अपनी जो टेरिटरी है उसको एक्सपेंड करता था, ठीक है। कैसे करता था, तो बेसिकली यहाँ पे ना एक हॉर्स की स्टोरी है। यहाँ पे क्या होता था कि इस यज्ञ में एक घोड़ा होता था, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता था, 1 साल के लिए आज़ाद छोड़ दिया जाता था। और जो राजा की जो सेना होती थी ना, वो घोड़े के साथ चलती थी, जहाँ जहाँ घोड़ा जाएगा वहाँ वहाँ सेना चलेगी, ठीक है। अब होता क्या था कि अगर ये जो घोड़ा है वो दूसरे राज्य में चला जाता था, ठीक है, तो वहाँ के राजा ने अगर इसको जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि वो जो राजा है उसने जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया उसकी अथॉरिटी को वो एक्सेप्ट कर रहा है कि ठीक है, अगर वो ईजिली घोड़े को जाने देगा। लेकिन अगर यहीं उसने घोड़े को रोक लिया, वो जिसकी टेरिटरी में गया, तो फिर क्या होगा, जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया है वो राजा और जिसकी टेरिटरी में रोका गया उस घोड़े को, तो वो राजा के बीच में क्या होगा, युद्ध करवाया जाएगा, ठीक है। फिर जो भी जीतेगा, ठीक है, जो टेरिटरी है वो उसकी होती थी, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। और इसके लास्ट डे में, मतलब ऑन द लास्ट डे ऑफ सेरेमनी, हॉर्स वॉज सैक्रिफाइड अलॉन्ग विद 21 स्टेरल काउ एंड मोर देन 20 बुल्स, ठीक है। तो जो भी लास्ट डे होता था इस सेरेमनी का, उसके लास्ट डे में क्या होता था, जो हॉर्स होता था जो अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म करता था, उसको 21 स्टेरल काउ और मोर देन 200 बुल्स के साथ क्या किया जाता था, सेक्रीफाइस किया जाता था, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस समय पे इकोनॉमी जो थी वो कैसी थी, ठीक है। अब देखो, अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो हमने देखा था अर्ली वैदिक पीरियड में कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक वेल्थ होती थी उस समय पे वो थी कैटल, मतलब काउ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक वेल्थ है वो है लैंड, ठीक है। अब ज़मीन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है इस समय पे, ठीक है। अब काउ का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जो लैंड है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और एक और चीज़ हमने वहाँ पे क्या देखा था कि जो बैटल, जो राजन होता था वो क्या करता था, बैटल्स को ऑर्गेनाइज कराता था, किसके लिए, काउ के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बैटल्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा वो किया जाएगा लैंड के लिए, ठीक है, ज़मीनों के लिए यहाँ पे क्या किया जाए, बैटल्स को
ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमें एक चीज़ और दिखती है कि जो लेटर वैदिक टेक्स्ट है वहाँ पे लैंड को मेंशन किया गया है एज राष्ट्र, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड इज हाईलाइटेड इन लेटर वैदिक टेक्स्ट विद द टर्म राष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है। तो ये भी अभी टर्म वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसको याद रख लो कि जो लेटर वैदिक टेक्स्ट है वहाँ पे लैंड को कैसे क्या मेंशन किया गया, तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्र मेंशन किया गया, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ कि नो फॉर्मल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन यहाँ पे। अब वहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड में भी हमने क्या देखा था कि जो फॉर्मल सिस्टम था टैक्सेशन का वो नहीं था, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कोई फॉर्मल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन नहीं है और पीपल क्या कर सकते हैं अपनी इच्छा से, मतलब वॉलंटरली क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाली और भागा, ठीक है। ये जो है वो सेम वही जैसा है, अर्ली वैदिक पीरियड जैसा है, जैसे वहाँ पे होता था वैसे ही यहाँ पे होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सोसाइटी। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि जो महिलाएं हैं उनकी जो पोजीशन है या उनकी जो लाइक कंडीशन है वो थोड़ी डिग्रेड हो गई है, क्योंकि हमने क्या देखा जो सभा है और समिति दोनों से ही जो सभा है और जो विधत है, ठीक है, दोनों में ही महिलाएं अब नहीं है, क्योंकि विधत तो कम्प्लीटली डिसअपेयर ही हो गई है, ठीक है। और सभा में अब महिलाओं को इविक्ट कर दिया गया है। तो विमेन जो हैं डिड नॉट एंजॉय एनी पॉलिटिकल राइट। अब विमेंस के पास कोई भी पॉलिटिकल राइट नहीं है, एज दे वाज नो मोर मेंबर ऑफ सभा एंड विधत कम्प्लीटली डिसअपेयर, ठीक है। लेकिन जो एजुकेशनल डिस्कोर्स है वो अभी भी ओपन है महिलाओं के लिए, ठीक है। दे वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इंटेलेक्चुअल डिबेट एंड डिस्कशन, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एजुकेशनल डिस्कोर्स है वो अभी भी ओपन है महिलाओं के लिए, ठीक है। वो इंटेलेक्चुअल डिबेट एंड डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ठीक है। फिर हमने अर्ली वैदिक पीरियड में एक चीज़ देखी थी कि जो गंधर्व विवाह मतलब कि लव मैरिज जो है उस समय पे अलाउ थी, लेकिन एक कंडीशन क्या थी वहाँ पे, याद करो। कंडीशन ये थी कि जो अपनी ही कम्युनिटी में अगर लव मैरिज हो रही है तो फिर वो अलाउ है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो गंधर्व विवाह है मतलब लव मैरिज जो है वो इनकरेज नहीं की जा रही है इस समय पे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टेंसेस ऑफ अनुलोमा विवाह एंड प्रतिलोमा विवाह, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखो अनुलोमा विवाह में क्या होता है कि हायर कास्ट मैन मैरिड टू लोअर कास्ट विमेन, ठीक है। यहाँ पे जो मैन है वो हायर कास्ट को बिलोंग कर रहा है और जो विमेन है वो लोअर कास्ट से बिलोंग करती है, ठीक है। तो उनकी शादी, ठीक है, उसको बोल रहे हैं अनुलोमा विवाह। प्रतिलोमा में क्या है कि जो महिला है विमेन जो है ना वो हायर कास्ट से बिलोंग कर रही है, ठीक है, मैरिड टू लोअर कास्ट मैन, मतलब जो मैन है वो लोअर कास्ट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। वैसे तो अनुलोमा विवाह और प्रतिलोमा दोनों को ही इनकरेज नहीं किया जा रहा है इस समय पे, लेकिन जो अनुलोमा है फिर भी उसको अकोमोडेट किया गया है, ठीक है। तो नन ऑफ मैरिज वर इनकरेज बट अनुलोमा वॉज अकोमोडेटेड, ठीक है। फिर नो इंस्टेंसेस ऑफ चाइल्ड मैरिज, ठीक है। तो इस समय पे हमें चाइल्ड मैरिज का कोई भी इंस्टेंस नहीं दिखता है, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड में भी हमने देखा था कि जो चाइल्ड मैरिज है वहाँ उसका कोई भी इंस्टेंस वहाँ पे देखने को नहीं मिलता था। सिमिलर यहाँ पे भी हमें चाइल्ड मैरिज देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विडो रीमैरिज कंटिन्यू अंडर नियोग विवाह, ठीक है। सेम एज अर्ली वैदिक पीरियड वहाँ पे भी हमें जो है विडो रीमैरिज कंटिन्यू थी अंडर नियोग विवाह, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि देखो इन 10th मंडला ऑफ ऋग्वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं, ठीक है। उन 10 मंडल अंडर पुरुष शुक्ति, ठीक है। तो क्या है पुरुष शुक्ति के अंदर। अब ये पुरुष शुक्ति जो है किससे रिलेटेड है, ये यूपी पीसीएस और बीपीएससी का क्वेश्चन है, पीसीएस का क्वेश्चन है कि जो पुरुष शुक्ति किससे रिलेटेड है। तो जो पुरुष शुक्ति है वो रिलेटेड है वर्ण सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। तो रिलेटेड टू वर्ण सिस्टम ऋग्वेदा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ये बनता है कि जो 10 मंडल हैं उसमें से जो 9th वाला है, ठीक है, वो किसको डेडिकेट किया गया है। तो जो 9th मंडल है वो कम्प्लीटली डेडिकेट किया गया है सोमा को, ठीक है। ये पीसीएस का क्वेश्चन है कि जो 9th मंडल है वो कम्प्लीटली डेडिकेट किया गया है सोमा को, ठीक है। फिर हमने क्या देखा जो पुरुष शुक्ति है उसके अंदर जो सोसाइटी है उस समय पे जो लेटर वैदिक पीरियड के अंदर जो सोसाइटी है उसको 4 वर्णास के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। किसके बेसिस पे, तो जन्म के बेसिस पे मतलब बर्थ के बेसिस पे, ठीक है। तो सोसाइटी को डिवाइड किया गया है इंटू 4 वर्णास ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, ठीक है। 4 कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। फिर ब्राह्मण हैं वो एमर्ज हुए हैं फ्रॉम द माउथ ऑफ आदि ब्रह्मा और जो क्षत्रिय हैं वो हुए हैं शोल्डर और चेस्ट से, वैश्य थाई एंड शूद्र फीट, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गोत्र। अब देखो अर्ली वैदिक पीरियड में भी हमने देखा था कि जो गोत्र था, ठीक है, गोत्र सिस्टम जो था उस समय पे भी था, ठीक है। और यहाँ पे भी गोत्र हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो गोत्र वॉज फर्दर कंसोलिडेटेड, ठीक है, मीन्स लीनिएज फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। एक और चीज़ जो यहाँ पे है लेटर वैदिक पीरियड में ये बोला गया है कि जो सेम गोत्र हैं वहाँ पे मैरिज को मना किया गया है, ठीक है। तो ब्राह्मण्स एडवाइस एक्सोगेमी ऑफ गोत्र इन मैटर ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंस, मतलब शादी अगर आप कर रहे हो तो वो एक्सोगेमी में होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एक्सोगेमी मतलब अलग अलग गोत्र में, ठीक है। एंडोगेमी नहीं होनी चाहिए, मतलब सेम गोत्र में मैरिज को अलाउ नहीं किया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा ब्राह्मण्स ऑल्सो कंसोलिडेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ 16 संस्कार, ठीक है। अब यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में 16 संस्कार का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कंसोलिडेटेड
किया गया है, ठीक है। आप 16 के 16 हमें याद नहीं रखने हैं, हमें सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहला हमारा उपनयन संस्कार। उपनयन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सीक्रेट थ्रेड सेरेमनी की जाती है, ठीक है। वो जो थ्रेड वाली सेरेमनी होती है ना, उसको बोलते हैं उपनयन संस्कार। फिर नेक्स्ट हमारा विवाह संस्कार, ठीक है, मैरिज सेरेमनी, ये तो सबको ही पता होगा। अंत्येष्टि संस्कार मतलब लास्ट राइट, ठीक है, जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसको बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार, ठीक है, लास्ट राइट को। फिर दो और हैं, जैसे पहला एक है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन तो सब, ये भी सबको पता होगा कि भाई जब बच्चे का जन्म होता है तो पहली बार उसको जब कुछ खिलाया जाता है तो उसको बोलते हैं अन्नप्राशन संस्कार। और नेक्स्ट है हमारा नामकरण संस्कार, ठीक है, तो जब उसका नाम रखा जाएगा तो उसको बोलते हैं नामकरण संस्कार, ठीक है। 16 में से ये जो है हमें पता होने चाहिए, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है कि फर्स्ट 3 स्टेजेज ऑफ आश्रम सिस्टम केम टू रियलिटी। अब देखो हमें पता है कि भाई जो आश्रम सिस्टम होता है उसमें 4 चीज़ें होती हैं। पहला होता है ब्रह्मचार्य, दूसरा होता है गृहस्थ, तीसरा होता है वानप्रस्थ और चौथा होता है संन्यास, ठीक है। लेकिन जो लेटर वैदिक पीरियड है, मतलब वैदिक एज में सिर्फ 3 पे ही फोकस किया गया है। ये जो 3 है इन पे ही फोकस किया गया है, ठीक है, संन्यास पे फोकस नहीं किया गया है इस समय पे, ठीक है। तो जो पहला है उसको बोल रहे हैं ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य मतलब सेलिबसी पीरियड या फिर स्टडी पीरियड बोल सकते हैं। दूसरा है हमारा गृहस्थ। गृहस्थ मतलब मैरिड लाइफ, ठीक है। फिर वानप्रस्थ। वानप्रस्थ क्या होता है कि जब आप अपनी हाउस होल्ड लाइफ से क्या करो, पार्शियल रिटायरमेंट ले लो, ठीक है। तो पार्शियल रिटायरमेंट फ्रॉम हाउस होल्ड लाइफ टू अटेन विजडम, ठीक है। फिर तो अभी बेसिकली हमारा जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें सिर्फ 3 पे ही फोकस किया गया है। और जो चौथा वाला है संन्यास, ठीक है, इसमें क्या है, कंप्लीट रिटायरमेंट होता है फ्रॉम हाउस होल्ड लाइफ टू अटेन एनलाइटनमेंट, ठीक है। और ये जो संन्यास वाला था इस पे फोकस कब था, तो केम टू रियलिटी एट द टाइम ऑफ बुद्धा और महावीर, ठीक है। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म के समय पे जो ये था चौथा वाला, ये केम टू रियलिटी, तो उस टाइम पे इसको फोकस किया गया था, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और यूपी पीसीएस में पूछा जाता है कि, या पीसीएस के किसी भी एग्जाम में, कि बेसिकली घटना चक्र में ये मेंशन है कि जो कस्टम एमर्ज ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक पीरियड, ठीक है। तो पोस्ट वैदिक पीरियड जो है कौन कौन से कस्टम थे जो कि इमर्ज हुए थे, तो पहला है हमारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलो अब नेक्स्ट हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है, कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैसी थी जो हमारा लेटर वैदिक पीरियड है, ठीक है। अब देखो हमने अर्ली वैदिक पीरियड में क्या देखा था कि वो लोग जब वर्शिप करते थे तो उनका जो फोकस रहता था वो नेचर वर्शिप पे रहता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि बेसिकली देखो अर्ली वैदिक गॉड जो थे, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, ठीक है, ये कौन से गॉड हैं तीनों, ये हैं अर्ली वैदिक के, ठीक है। तो ये लॉस्ट देयर फॉर्मल इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो लॉस्ट हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे इस समय पे बेसिकली लेटर वैदिक पीरियड में जो सबसे ज़्यादा पूजा की जा रही है वो की जा रही है ब्रह्मा की, ठीक है, जिनको प्रजापति भी बोलते हैं। तो प्रजापति और ब्रह्मा, जिनको बोला जाता है क्रिएटर हैं ये यूनिवर्स के, तो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, एमर्जेस मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड। और उसके अलावा जो है रुद्र और विष्णु की भी पूजा की जा रही है इस समय पे, ठीक है। मोड ऑफ वर्शिप क्या है, तो मोड ऑफ वर्शिप सेम एज अर्ली वैदिक पीरियड, जैसे वहाँ पे था प्रेयर, रिसाइटेशन ऑफ मंत्रा, परफॉर्मेंस ऑफ यजना, ऑफरिंग सैक्रिफाइसेस, ऑफरिंग सैक्रिफाइसेस वगैरह भी कर रहे हैं, जैसे हॉर्सेस की, बुल की, ठीक है, एंड काउ, स्टेरल काउ जो है उनकी सैक्रिफाइसेस वगैरह ये सब चल रहा है, ठीक है। तो ये सेम मोड ऑफ वर्शिप तो सेम है अर्ली वैदिक पीरियड जैसे। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्शिप। अब देखो ऑब्जेक्टिव जो है पहले भी, मतलब अर्ली वैदिक पीरियड में भी जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो मटेरियल गेन था, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे भी जो इनका ऑब्जेक्टिव ऑफ है वर्शिप का वो मटेरियल गेन है, ठीक, सीक मटेरियल गेन, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, बट इट वाज नॉट फॉर स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिज्म इतना नहीं है इनका मेन ऑब्जेक्टिव, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है मटेरियल गेन, ठीक है। लेकिन जो लेटर वैदिक पीरियड है उसके लेटर हाफ में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो कुछ प्रोग्रेसिव सेक्शन है सोसाइटी के जो स्टार्ट करेंगे रिफॉर्म मूवमेंट को, ठीक है, जहाँ पे इनका वो जो लोग हैं वो एम्फेसाइज करेंगे स्पिरिचुअलिज्म पे, ठीक है, कि जो मतलब बेसिकली जो वर्शिप है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो स्पिरिचुअलिज्म होना चाहिए, ना कि मटेरियल गेन, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इन लेटर हाफ ऑफ लेटर वैदिक पीरियड प्रोग्रेसिव सेक्शन जो है सोसाइटी के वो स्टार्ट करेंगे रिफॉर्म मूवमेंट, जहाँ पे वो क्या करेंगे, एम्फेसाइज करेंगे स्पिरिचुअलिज्म पे टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्शिप, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा लेटर वैदिक पीरियड है वो ख़त्म होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो राइज ऑफ 16 महाजनपद। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है वो थोड़ा बड़ा भी रहेगा क्योंकि हम एक ही बार में पूरा डिस्कस कर लेंगे जो महाजनपद वाला जो चैप्टर है, ठीक है। और आपका काम क्या रहेगा, तो आपका काम रहेगा इसको रिवाइज करना है, ठीक है, और इसके PYQ लगाना है। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।